अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अरहर की वैज्ञानिक बुवाई तकनीक, चाप कटर यंत्र पर विस्तृत जानकारी, दुधारू पशु के आहार में हरे चारे का बड़ा महत्व है, क्योंकि हरे चारे पौष्टिक होने के साथ साथ सुपाच्य भी होते हैं। और हरे चारे को पशु आहार में समावेश करने के लिए हस्तचलित व शक्ति चलित मशीन के द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। तो किसान भाइयों, ये मशीन किस प्रकार से काम करती है और इन्हें कैसे उपयोग में लाया जाए, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं जिला समस्तीपुर के कृषि अभियंता मनोरंजन कुमार। किसान भाई, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज हम लोग देख रहे हैं कि चेफ कटिंग माने कुट्टी को कैसे काट करके गाय को खिलाएंगे और कितने बड़े कुट्टी खिलाएंगे, कितना साइज का कुट्टी होना चाहिए जिससे कि हमारा जो मवेशी है वो खाए, बढ़िया से खाए और बढ़िया से दूध मिल सके। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कुट्टी काटने की मशीन है। कुट्टी काटने की मशीन में दो तरह का होता है, एक तो सिलेंडर टाइप का होता है और एक फ्लाईव्हील टाइप का होता है। या तो उस सिलेंडर टाइप में भी आप पावर लगा सकते हैं और एक फ्लाईव्हील टाइप में भी पावर लगा सकते हैं। पावर मीन्स या तो मोटर से चलाएं या फिर डीजल इंजन से चलाएं, किसी भी तरह उसको पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं बेल्ट के द्वारा, बेल्ट पुल्ली के द्वारा, चेन स्प्रोकेट के द्वारा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं पावर जो चालित कुट्टी काटने की मशीन है। इसमें मुख्यतः एक मोटर लगी होती है, मोटर 3.5 HP हॉर्स पावर की होगी लगे, और उसमें बेल्ट के द्वारा इसको पावर दिया जाता है। और ये फीडिंग यूनिट है, जो भी हमारा जो घास काटते हैं या पुआल लाते हैं, जो जिसको काटना है कुट्टी के लिए, वो इसमें रखते हैं। और इसमें एक चेन टाइप का लगा हुआ है, क्रोले चेन लगा हुआ है, जिससे कि वो करके चला जाता है। इसको लगाने से ये फायदा है कि जब कुट्टी काटने की जो मशीन होती है, मैनुअल चलाए या पावर ऑपरेटेड, तो उसमें हाथ कटने की ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए ये जो चेन बनाया गया है, इस पर हम लोग रख देते हैं। ये चेन सोता जाता है और ये फिर सिलेंडर अंदर में जाता है जहाँ पर कि फीडिंग यूनिट में, और वो जाने के बाद वहाँ पे एक ब्लेड लगा हुआ है, 2 ब्लेड इसमें लगा हुआ है, और वो ब्लेड क्या करता है कि कुट्टी को काटता है। कुट्टी को काटने के बाद आगे की जो ऊपर लगा हुआ है, इससे हम वो कुट्टी ऊपर में वो थ्रो करता है, फेंक देता है। तो हम लोग अगर देखें इसका कि चूँकि पावर ऑपरेटेड है, तो इसका मुख्यतः अगर 1 घंटा में देखें तो 3 से 4 क्विंटल तक ये कुट्टी काट सकता है। और इसी में अगर कुट्टी की साइज की बात करें कि जो हमारा सुटेबल हमारा फार्मर के लिए मवेशी के लिए है, उसमें आप देखेंगे तो नंबर ऑफ जो कुट्टी का जो साइज है वो बढ़ाते घटाते, अगर नंबर ऑफ ब्लेड अगर ज़्यादा लगा दे तो कुट्टी का साइज छोटा होने लगेगा। और अगर कुट्टी नंबर ऑफ ब्लेड को घटा दे, अगर 2 लगाए 1 लगाए, तो कुट्टी का साइज बढ़ जाता है। तो जैसा आपको ज़रूरत है, जिस हिसाब से ज़रूरत है, आप उसको
वैसा काट सकते हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा कि आप अगर जो मोटर है उसकी आरपीएम बढ़ा दें, अगर स्पीड बढ़ा दें, यानी कि जो इस पर पावर जो दे रहे हैं वो उसकी जो जो हमारे जो फ्लाईव्हील है उसके घूमने की जो स्पीड बढ़ जाएगी, तो उससे भी कुट्टी का जो कटा हुआ जो कुट्टी आता है उसके साइज घट बढ़ सकता है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसका करीब अगर अनुमानित हम मूल्य बताएं यहाँ पे, तो करीब ये 10 से 12 हज़ार में ये मशीन आता है। और इसमें इसके अलावा मोटर आप जैसे लगा सकते हैं, पावर अगर ट्रैक्टर से दे सकते हैं तो ट्रैक्टर के जो पीटीओ शाफ्ट होते हैं उस पर आप पुल्ली लगा दें और पुल्ली से बेल्ट के द्वारा इस पर दे सकते हैं, या पावर टिलर आपके पास है तो उससे आप दे सकते हैं पावर, जिससे कि ये चलता है और चलने के बाद वो कुट्टी की कटाई अच्छी तरह से करता है। इसका अगर रख रखाव की बात करें तो रख रखाव इसमें कुछ नहीं है। अगर जहाँ पे आप देखेंगे कि जो गियर शाफ्ट लगा हुआ है वहाँ पे लुब्रिकेशन डाल देते हैं, मोबिल डाल देते हैं, और जहाँ पे दो शाफ्ट अगर मूव कर रहा है तो वहाँ पे हम लोग ग्रीसिंग जहाँ पे डालना है वहाँ पे ग्रीस डाल देते हैं। और इसको कुट्टी काटने के बाद इसको थोड़ा सा साफ सफाई कर दे, ताकि जो कुट्टी के साथ जो गर्दा या मिट्टी आता है वो उसमें फंसा ना रहे। तो कुट्टी के साथ अगर फंसा रहे तो वो फिर गियर हमारा या फिर जो चेन है वो जाम हो जाता है, जिससे कि फिर हमको उपयोग करने में कठिनाई हो सकती है। कुट्टी काटने की मशीन है, ये एक फ्रेम लगा हुआ, फ्रेम में 4 पहिया लगा हुआ है। इस पहिए से हम इस कुट्टी काटने की मशीन को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं, और कहीं भी उसको मोटर से या ट्रैक्टर से या पावर टिलर से इसको पावर ड्राइव देंगे और ये आराम से काम करेगा। किसान भाई देखें तो कुट्टी जो मशीन के द्वारा जो काटा जाता है वो करीब एक साइज का कटेगा। अगर आप दो ब्लेड लगाते हैं तो उससे भी जो कुट्टी कटेगा, अगर बड़ा कटेगा तो एक ही साइज का कटेगा। लेकिन हम मैनुअली जो काटते हैं, जो गड़ासे से काटते हैं या हंसुआ से काटते हैं, तो उसमें देखेंगे कभी बड़ा छोटा, तो मवेशी को खाने में दिक्कत होता है। तो अगर हम लोग देखें मशीन के द्वारा अगर कटाई करते हैं तो कम समय लगेगा और आपके पैसे की बचत है और जो ऊर्जा की बचत है, जिसमें आप जब बहुत ज़्यादा जो शक्ति जो बर्बाद करते हैं वो उसमें बचत है। और कुट्टी की साइज मुख्यतः एक तरह का होता है, जिससे कि हमारा मवेशी ये अच्छी तरह खाता है और वो अच्छी तरह से वो उसको पागुल करके पचाता है, जिससे कि दूध बढ़िया से। दलहनी फसलों के अंतर्गत यदि अरहर की बात करें तो हमारे प्रदेश में इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाने लगी है, लेकिन इसकी उत्पादकता अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। तो किसान भाइयों, अगर आप अरहर की फसल से अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से इसकी बोनी कार्य करें, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं RAU पूसा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अभय कुमार। किसान भाई, अरहर की खेती करने के पहले बिहार के लिए कुछ बहुत अच्छी अरहर की प्रजातियां हैं। उनमें से बहार एक बहुत पुरानी प्रभेद है, फिर भी अभी तक बिहार की जितनी भी अनुशंसित अरहर की प्रभेद हैं उनमें से यह सबसे अधिक उपज देने वाली प्रभेद है। परिपक्वता अवधि 260 से 270 दिन होता है। इसकी उपज क्षमता 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। इसी तरह से एक पूसा 9 करके अरहर का प्रभेद है, जिसकी की परिपक्वता अवधि 250 से 260 दिन है और इसकी उपज क्षमता 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। इसी तरह से नरेंद्र अरहर एक है, जिसकी की परिपक्वता अवधि 260 से 270 दिन है एवं इसकी उपज क्षमता 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। BHU वालों ने एक आगाध प्रभेद अरहर का निकाला है, जिसका नाम है मालवीय चमत्कार। इसकी परिपक्वता अवधि 235 से 240 दिन है और इसकी उपज क्षमता 20 से 25 क्विंटल। तो ये बात हुई कि बिहार के लिए कौन कौन से अरहर के अनुशंसित प्रभेद। किसान भाई, अरहर की खेती करने के पहले खेत की अच्छी तरह से 3-4 बार जुताई कर दें, ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। जुताई के पहले गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेती मिला दें। इसमें रासायनिक उर्वरक के रूप में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन एवं 40 किलोग्राम फास्फेट, दोनों तत्वों की पूरी मात्रा बुआई के समय
अंतिम जुताई के पहले डाल देंगे। अब तक देखिए आप देखिए अरहर की बुआई करेंगे। इसकी बुआई का जो अवधि है वह 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक। इसमें बीज दर जो होगा वह 20 किलो प्रति हेक्टेयर। किसान भाई जैसा आप जानते हैं कि किसी भी दलहनी फसल को लगाने के पहले उसका बीज उपचार बहुत जरूरी है। सीड ट्रीटमेंट यानी बीज उपचार कैसे करेंगे, उसके लिए एक एब्रिविएशन याद रखिए, FIR। F मतलब फंगिसाइड, I मतलब इंसेक्टिसाइड, R मतलब राइजोबियम। मेरा कहने का मतलब है कि बीज को पहले किसी फंगिसाइड से फफूंदनाशी से, जैसे कि कैप्टान या थ्योन कोई भी हो, इसका 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से और इस दवा से बीज उपचार कर लें। उसके करीब 12 घंटे बाद कोई कीटनाशी हो, जैसे क्लोरोपाइरीफॉस 20% लिक्विड 8 मिलीग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचार कर दें। उसके 12 घंटे बाद अरहर के लिए जो राइजोबियम के स्पेशल स्पेसीज हैं उससे तथा PSB जो बैक्टीरिया होता है, इससे आप है जो कि सीड ट्रीटमेंट करके बीज उपचार कर दें। उसके बाद आप है जो कि खेत में इसकी बुआई करें। इसमें दूरी की जो बात है वह पंक्ति से पंक्ति 60 सेंटीमीटर रखेंगे और पौधा से पौधा 20 सेंटीमीटर। इस तरह से किसान भाई इन बातों पर यदि आप ध्यान देते हैं तो आप अधिक उपज कम खर्च में आप अरहर की अधिक उपज दे सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं कि छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। खरीफ प्याज की उन्नतशील किस्में एवं बिचड़ा तैयारी पर जानकारी। अरे चाचा, गंगा को लेकर कहाँ जा रहे हो? 1 महीने से बहुत कम दूध दे रही है, इसे दिखाने के लिए शहर ले जा रहा हूँ। इसे एरोसोल कंपनी की कैल्शियम से भरपूर इलेक्ट्रोमिक्स AD3 पिलाओ। दूध की बाल्टियाँ भरते भरते थक जाओगे। इलेक्ट्रोमिक्स ने किया कमाल, पशु स्वस्थ, पालक मालामाल। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। आप सबको नरेंद्र मोदी के नमस्कार। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए सेंट्रल हॉल ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। खरीफ के मौसम में बहुत से किसान भाई प्याज की खेती करते हैं और जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं उन्हें अभी से ही प्याज की नर्सरी तैयार करनी होगी। तो किसान भाइयों, आप प्याज की कौन कौन सी किस्म को चयन करें और नर्सरी तैयार करने में किन किन वैज्ञानिक प्रबंधनों को अपनाएं, इस बात की जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सुखदेव रॉय। किसान बंधु, पौधशाला बनाने के लिए, पौधशाला में प्याज की बिजड़ा का उत्पादन उगाने के लिए सर्वप्रथम आपका मिट्टी का निरीक्षण करना होगा। आज जिसको में मिट्टी उर्वरा पूर्ण होना चाहिए, नहीं तो उसमें जो सब्जी में खास करके पौधशाला के लिए सड़ा हुआ गोबर का खाद के अलावा कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालना चाहिए। और 1 हेक्टेयर खेत के लिए आपको 1 मीटर बाई 3 मीटर लंबा चौड़ा किया एक क्यारी, उस तरह से 80 से 100 क्यारियों की आवश्यकता होती है। इस तरह की 80 से 100 क्यारियां आपको बनाना है, जिसको में काउ डंग कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद
20 से 25 किलो कंपोस्ट मिला के अच्छी तरह से क्यारी को तैयारी करके समय आपको अभी बिजला गिराने की अनुशंसा की जाती है। हम बात आती है इसके उन्नत प्रभेदों की। इसके अंतर्गत किस्मों में एग्री फाउंड लाइट रेड, पूसा माधुरी, पूसा रेड, पूसा व्हाइट फाउंड, इनकी परिपक्वता अवधि 160 से 165 दिन होती है, जिसको में 6 से 8 किलो बीज की बुआई होती है। बीज का फसल उत्पादन के लिए बीज का बहुत बड़ा महत्व, इसीलिए आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनुशंसित बीज अच्छे सोर्स से आपको NSC से लीजिए, बिहार बीज निगम से लीजिए। हमने आपको कहा कि बीज को उपचारित जरूर कर लें। फंगस के लिए आप थीरम या कैप्टान 2 से 2.5 ग्राम पर केजी बीज के हिसाब से या क्लोरपायरीफॉस 1.5 ग्राम पर केजी बीज के हिसाब से दोनों को अलग अलग, तब उसको 8 घंटा 10 घंटा के बाद में खेत में आप बुआई कर देते हैं। बुआई के बाद में उसको अच्छा तरह से जर्मिनेशन के लिए, अच्छा तरह से अंकुरण के लिए आप पुआल बैगरा से 2-3-4 दिनों तक ढांक देते हैं। करीब करीब 10 से 15 दिन में अच्छा तरह अंकुरण आ जाता है। परंतु किसान बंधु को बातों भर करना नर्सरी में, जैसे ही देखें कि 1-2 बीज आपका प्रस्फुटित हो रहा है, अंकुरण दे रहा है, तो खरपतवार को हटा दीजिएगा। क्योंकि ज्यादा अंकुरण कर जाने के, बढ़ जाने के, सीडलिंग के बढ़ जाने के बाद में सीडलिंग जब हटाइएगा पुआल को, तो आपको उसके साथ में यह होगा। इसे पौधशाला का व्यवस्था बहुत अच्छे तरीका से सावधानी पूर्वक करें, जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपको जीवित पौधे आपको ट्रांसप्लांटेशन के लिए, आपको रोपाई के लिए उपलब्ध हो। और 6 से 8 सप्ताह के बाद में किसान बंधु नर्सरी में एक पट में जब आपको रोपाई के हो, तो रोपाई के 1 सप्ताह पहले पौधशाला में सिंचाई कर दें। मिट्टी हल्की सूख जाए तब पौधशाला से बिजड़ा को निकालें, जिसको में कि बिजड़ा आपको टूटेगा नहीं, पूरा जड़ के साथ आएगा। कहा कि पूरा जड़े रहेंगी तो आपको पौधे लगने में आसानी होगी। तो इस तरह से कीड़े मकोड़े का प्रभाव के साथ साथ सस्य क्रिया, खाद पानी का हिसाब कर करके आप अच्छा से अच्छा बिजड़ा तैयारी करके फसल उत्पादन। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। अरे चाचा, गंगा को लेकर कहाँ जा रहे हो? 1 महीने से बहुत कम दूध दे रही है, इसे दिखाने के लिए शहर ले जा रहा हूँ। इसे एरोसोल कंपनी की कैल्शियम से भरपूर इलेक्ट्रोमिक्स AD3 पिलाओ, दूध की बाल्टियाँ भरते भरते थक जाओगे। इलेक्ट्रोमिक्स ने किया कमाल, पशु स्वस्थ, पालक मालामाल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। लीची के बाग हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने पर देखे जा सकते हैं। वर्तमान में इनके फलों की तुड़ाई का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है। इन बागों से अगले वर्ष भी अच्छा फल उत्पादन प्राप्त हो सके, इसके लिए आपको अभी से ही लीची के बागों में कुछ समसामयिक कार्यों को करना होगा। तो किसान भाइयों, कौन कौन से ये समसामयिक कार्य हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार सिंह। कि हमारे बाग में कम से कम समस्याएं आए और अधिक से अधिक हमको उपज प्राप्त हो। इसके लिए आवश्यक है कि जो कुछ भी करना है वो फलों की तुड़ाई के बाद ही वो आपको करने हैं। जब आप फलों की तुड़ाई कर लेते हैं, इसके बाद आप क्या करें कि बाग में हल्की सी सिंचाई करके, यदि उसमें मॉइस्चर नहीं है, नमी नहीं है, तो हल्की सी सिंचाई कर दें। इसके बाद जब वो सूख जाए तो उसकी जो है गुड़ाई करें। गुड़ाई करने के बाद उसको गुड़ाई करने से क्या होगा कि जितने खरपतवार हैं, अवांछित वो है, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। कि तेज सिकेटियर से जितनी आपकी सूखी टहनियाँ हैं, जितने सूखी टहनियाँ हैं, उनको काटिए।
काटने के बाद जो है उसके ऊपर जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो है पेस्ट बना के जो है उसकी पुताई करते हैं। जिस दिन आप कटाई करते हैं ये अनिवार्य है कि उसी दिन जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है 3 ग्राम मात्रा पर लीटर पानी में घोर के जो आप पेस्ट बनाएंगे उससे खूब बढ़िया से वो करके स्प्रे कर दीजिए। इसमें ज़्यादा बेहतर तो ये रहता है कि आप जो है इसके बाद जो है आप क्या करिए कि ज़मीन की सतह से लेके मुख्य तने जो है ज़मीन की सतह से लेके 5 फीट तक आप बोर्डो पेस्ट से पुताई करते हैं। अब ये बोर्डो पेस्ट कैसे बनता है? 1 किलोग्राम चूना, 1 किलो और 10 लीटर पानी। आप 5 लीटर पानी में क्या करें कि 1 किलोग्राम चूना डाल दें और दूसरे 5 लीटर पानी में तुतिया डाल दें। दोनों को रात भर जो है भीगा रहने दें और अगले दिन जो है उन दोनों को मिलाते हुए जो पेस्ट बनेगा उसी को हम बोर्डो पेस्ट कहते हैं। इसको बनाते समय थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हम जिस बर्तन में बनाते हैं वो बर्तन हमारा जो है धातु का नहीं होना चाहिए, कोई भी धातु नहीं होना चाहिए। ज़्यादा बेहतर ये है कि मिट्टी या सीमेंटेड जो हमारे हौद आते हैं यदि उसमें बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और इसके बाद जो है मिलाते, जब दोनों घोल को हम मिलाते हैं उसमें मिलाने के क्रम में भी थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि वो जो बांस की फट्टी वगैरह है उसको हिलाते हुए जो है उससे वो करते हैं। और यदि आप जो है ज़मीन की सतह इस पेस्ट से, ये हमने आपको बता दिया, आपको जितनी जो आवश्यकता हो इसी अनुपात में जो है आप बोर्डो पेस्ट बना लें और ज़मीन की सतह से लेकर मुख्य तने की पुताई जो है 5-5.5 फीट तक आप कर देते हैं तो बहुतेरी जो आपकी जो ये फफूंद जनित बीमारियां हैं जिससे आपके बाग अक्सर आक्रांत होते हैं उससे आप बच जाएंगे। इसके बाद हमें करना क्या चाहिए कि बाग में पेड़ की उम्र के अनुसार खाद एवं उर्वरकों का व्यवहार करना चाहिए। खाद एवं उर्वरकों के लिए जो है हम आपको बता रहे हैं कि यदि आपका 10 साल के पौधे को हम बैस मान के चलते हैं, 10 साल का यदि लीची का वृक्ष है तो उसके लिए जो है 60 से 70 किलोग्राम सड़ी हुई कंपोस्ट खाद हो या इसकी आधी मात्रा आप यदि बर्मी कंपोस्ट मिल जाए तो आप इसकी आधी मात्रा भी ले सकते हैं। और 1 किलो से लेके 1000 ग्राम से लेके 1200 ग्राम तक नत्रजन, 300 ग्राम से लेके 350 ग्राम तक जो है फास्फोरस और 700 ग्राम से लेके 800 ग्राम तक जो है आप पोटास, ये हम बता रहे हैं तत्व के रूप में जो है आप उनका व्यवहार करें। ये तो हम बता रहे हैं 10 साल के लिए। यदि आपका लीची का पेड़ और जब हम यदि आप बाग लगा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपके बाग जो लगाए गए पेड़ हैं वो अच्छी तरह से, तो आपको क्या करना है कि 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 1 साल के बाद जो खाद एवं उर्वरकों की मात्रा होगी, 1 साल का यदि पौधा है तो जब आप 10 से भाग देंगे तो 6 से 7 किलोग्राम जो है सड़ी कंपोस्ट की खाद आ जाएगी। 100 ग्राम से लेके 120 ग्राम तक नत्रजन, 30 ग्राम से लेके 35 ग्राम तक फास्फोरस और 70 से 80 ग्राम जो है पोटास देते हैं। और ऐसे ही आपको बढ़ाते जाना है। यदि 2 साल का है तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, 3 है तो 3 से करिए और इससे करते करते बढ़ते हुए क्रम में जाएगा और 10 साल के बाद ये मात्रा जो है स्थिर हो जाएगी और जब तक इस पेड़ की मतलब आयु है तब तक यही मात्रा उनको दी जाएगी। यदि आप इस तरह से करते हैं तो पौधे को जो उपयुक्त खाद एवं उर्वरकों के माध्यम से तत्व मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। ये हमेशा रिंग में देना चाहिए। इनको देने का जो सबसे अच्छा समय है कि लीची की तुड़ाई आपने कर लिया, ये अब से लेके ये जो है जून का अंतिम सप्ताह से लेके जुलाई अगस्त 15 सितंबर तक जो भी आपको व्यवहार करना है 15 सितंबर तक कर लीजिए। और आपके बहुतेरे प्रश्न होता क्या है कि जब मंजर आता है उस समय किसान जो है घूमने लगता है, पूछने लगता है कि हमारा फल झड़ जा रहा है, उसके ऊपर मंजर नहीं है। मित्रों, हम आपको बताना चाहेंगे कि पेड़ के ऊपर कितना फल लगे, इस सब का निर्धारण ये होता है। कैसे निर्धारित होता है? ये इस बात पर निर्धारित होता है कि आपने बाग को किस ढंग से प्रबंधित किया है। जैसे मैंने बताया कि इस तरह से आप खाद उर्वरकों का व्यवहार करते हैं, इसको डालते हैं और क्लीन कल्टीवेशन करते हैं, साफ सुथरी खेती करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको बहुत उच्च गुणवत्ता का फल प्राप्त होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला सीवान से खेमचंद यादव जी, आप दुधारू पशुओं के टीकाकरण पर जानकारी चाहते हैं, तो यादव जी आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। 25 जून के बाद मानसून
समय हो जाता है। तो मानसून के समय कुछ पशु में बहुत जानलेवा बीमारी शुरू हो जाती है, जैसे खुरपका, मुंहपका, गला घोटू और जहरबात। ये इतनी भयंकर बीमारी होती है जो पशु के मरने की बिल्कुल संभावना होती है। तो पशु को बरसात के दिनों में गला घोटू और जहरबात इतनी भयंकर बीमारी होती है, तो उससे बचने के लिए आपको टीकाकरण बहुत ज़रूरी होता है। तो किसान भाइयों, बरसात जैसे शुरू होती है यानी 25 जून के आसपास आपको टीकाकरण बिल्कुल जरूरी करना पड़ता है। और टीकाकरण से पहले आपको 15 दिन पहले यानी पेट में कीड़े मारने की दवाई पिलाना चाहिए, ताकि पशु में ताकत यानी प्रतिजैविक क्षमता बढ़ जाती है। और उसके बाद टीका करने से टीके का प्रभाव अधिक समय तक चला रहता है और पशु में वो टीके का प्रभाव साल भर तक बना रहता है। जो टीका लगता है गला घोटू एक ऐसा रोग होता है जीवाणु द्वारा फैलता है और पशु में गले में खल खल की आवाज़ आती है और पशु सांस लेने में दिक्कत आती है और पशु 24 से 25 घंटे में मर जाता है। तो इसके लिए जो टीका है उसको बोलते हैं HS। तो ये पशु को 25 जून से 30 जून के बीच में टीका लगा देना चाहिए। और आसपास अगर आपके वेटनरी हॉस्पिटल है उससे संपर्क करके आप टीका लगा सकते हैं, वहाँ फ्री सुविधा है। और उसके बाद एक BQ का टीका है, वो भी जहरबात बहुत खतरनाक बीमारी होती है बरसात के समय। उस टाइम जो पुट्टों में सूजन आ जाती है और पुट्टों को दबाने के बाद चरचर की आवाज़ आती है और उसमें अगर हल्का सा ब्लेड लगाते हैं तो उसमें जो खून निकलता है वो कतई रंग का होता है और बहुत बदबू मारता है। तो ये दो बीमारी बरसात के दिनों में होती है। और बरसात के बाद जो बीमारी होती है, तीसरी बीमारी होती है खुरपका, मुंहपका। ये बहुत वायरस द्वारा फैलती है और इतनी खतरनाक बीमारी होती है कि एक पशु से दूसरे पशु में फैल सकता है और एक जगह से दूसरी जगह फैल सकता है। तो ये बीमारी के लिए भी आप अगर जून में टीका ले रहे हैं, जिसको बोलते हैं FMD करके टीका आता है, और इन टीकों की कीमत सिर्फ 1 या 2 रुपये की होती है। और किसान भाइयों, 1 या 2 रुपये से आप 50 से 60 हज़ार के पशु को बचाया जा सकता है। अब टीकाकरण कैसे करना चाहिए? जब भी आप पशु को टीका कराएं तो 4-5 बातों का आपका ध्यान देना है। जो गाय भैंस का बच्चा है वो 6 महीने से ज़्यादा होना चाहिए और भेड़ बकरी का बच्चा 3 महीने से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी बात, जो पशु ब्याने में 5 या 10 दिन बाकी है उस पशु को टीकाकरण नहीं करना चाहिए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की कुछ मुख्य झलकियां। नए पौधे तैयार करने हेतु पौध प्रवर्धन पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।